चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिस्क क्या होता है, खतरा। देखो यार गाइस, जो हमारे इंश्योरेंस की जो उत्पत्ति हुई है ना, इंश्योरेंस कहाँ से पैदा हुआ, क्यों जरूरत पड़ी इंश्योरेंस की, तो ये पहला चैप्टर हमें यही समझाएगा पूरा कि भाई इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो रिस्क हमारे साथ लाइफ में मतलब सुई धागे की तरह जुड़ा हुआ है। मतलब सुबह जैसे हम उठते हैं, सो के उठने के बाद हम अपने काम पर जाते हैं, अपने क्लासेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना। तो उसके बाद फिर हम शाम को घर आते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, राइट। तो रिस्क हर जगह है। क्वांटिटी ऑफ रिस्क कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क है। ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, है ना, कहीं हम पे पहुंचना है, हमने अपनी पर्सनल गाड़ी करी हुई है या सामने किसी और की गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। हम रात को सो रहे, भूकंप आ गया, पूरा मकान नीचे गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो खतरा 24 घंटे सातों दिन बना रहता है। अब बात आती है कि भाई इस खतरे से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये खतरा तो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन क्या हम उस खतरे के डर से लाइफ में आगे बढ़ना रुक सकते हैं? नहीं रुक सकती। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। देखो, जो खतरा होता है ना, ये अनिश्चितता होता है। मतलब अगर आपको पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है ना, कोई जादू की बुक तो है नहीं कि जिसमें लिखा हुआ है कल आपके साथ क्या होगा। अगर आपको पता होता तो आप वो काम ही नहीं करते, राइट। लेकिन आपको नहीं पता तभी तो आप काम करते हो। और जब आपको नहीं पता है तभी तो वो खतरा है। अगर आपको पता है वो किस बात का खतरा है, अगर मुझे पता है यहाँ पर गड्ढा है, मैं जाऊंगा ही नहीं उस तरफ। लेकिन मुझे नहीं पता, बिना देखे मैं चल रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, जाहिर सी बात है मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा, तो वो खतरा हुआ ना मेरे लिए। तो रोड पे कहीं भी हो सकता है वो तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, रिस्क मतलब खतरा और जोखिम अनसर्टेनिटी, जो अपना मतलब है कि अनिश्चितता, वो इससे बनी रहती है। अब हम बात करते हैं पैरेलल और हजार्ड। तो दो टर्म यूज होती हैं, पैरेलल और हजार्ड। पहले हिंदी में समझते हैं इसका मतलब। पैरेलल का मतलब होता है जोखिम, ठीक है, और हजार्ड का मतलब होता है खतरा। दोनों जुड़े हुए, कनेक्टेड एक दूसरे से, राइट। अब देखो पैरेलल क्या कहता है। पैरेलल देखो, आपको ना मैं एक दूसरा नजरिया सुना रहा हूं। कोई भी बंदा आपको ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैं समझाऊंगा। अगर मान लो आप एक कस्टमर हो, ठीक है, तो आप किन किन चीजों से बचना चाहोगे? जैसे मान लो अगर आप एक कस्टमर हो और आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो अपना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप किन किन चीजों से अपने आप का बचाव चाहोगे? आग से चाहोगे, राइट, भूकंप से चाहोगे, बाढ़ से चाहोगे, सुनामी से चाहोगे, एक्सीडेंट से चाहोगे, राइट। तो इवेंट विच विल गिव राइज टू सम लॉस, ठीक है। और तो जो मतलब ऐसे जो इवेंट होते हैं, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो लॉस मतलब हमारे नुकसान को जन्म देते हैं, पैदा करती हैं, तो वो क्या होती हैं? पेरिल्स होती हैं, ठीक है। पेरिल का मतलब मेन कारण, मुख्य कारण, यानी प्राइम कॉज। आग लगना प्राइम कॉज है, भूकंप आना प्राइम कॉज है, सुनामी आना प्राइम कॉज है, एक्सीडेंट हो जाना प्राइम कॉज है। तो ये सारे क्या है? प्राइम कॉज है। तो पेरिल का मतलब हो गया जिनसे हम बचाव चाहते हैं, जो कि मेन पार्ट होता है, मुख्य कारण होता है, प्राइम कॉज होता है, उसको पेरिल कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हैजर्ड की, ठीक है। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, ठीक है। अब मेरी बात समझो यार, हमने पहले पेरिल समझा, पहले क्या समझा कि हमने कस्टमर की नजर से समझा। अब हमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी नजर से समझना है। पेरिल में आपने समझा कि भाई किस किस चीज का मुझे इंश्योरेंस कराना है, किस किस चीज से मुझे बचना है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऐसे तो नहीं कर देगी इंश्योरेंस, वो भी भाई चेक करेगी ना ठोक बजा के कि आपका इंश्योरेंस करना है या नहीं करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई काम है जो रिस्की काम है ना, वो आप करते हो और आप उसी का इंश्योरेंस मुझसे करा रहे हो, तो वो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे वो आपका इंश्योरेंस करना है या नहीं करना है, या करना है तो कितना प्रीमियम आपसे चार्ज करना है। तो जो हैजर्ड है बेसिकली फैक्टर्स होते हैं विच में इन्फ्लुएंस द आउटकम, ठीक है। और इसके अलावा वो खुद कोई खतरा नहीं है, मतलब जैसे आपका जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, वो कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो पेरिल मतलब जो आपकी आग लग गई उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बाढ़ आ गई उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो हैजर्ड होता है वो फैक्टर्स होते हैं विच में इन्फ्लुएंस द आउटकम, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि आपकी सिचुएशन देख के वो इंश्योरेंस करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, और हैजर्ड ही डिसाइड करता है कि कितना प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाए। समझ रहे हो ना। तो हैजर्ड क्या है? बेसिकली इज अ कंडीशन दैट क्रिएट और इंक्रीज द चांस ऑफ लॉस। कि मतलब या तो मतलब हैजर्ड क्या है? एक तरह से कि वो आपकी जैसे आग लगने से आप बच रहे हो अपने आप को, तो वो आग लगाएगी या उसको बढ़ाएगी। समझ रहे हो ना। तो
देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ हैजर्ड। मैं अब आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा एक एक करके। पहला हैजर्ड है फिजिकल हैजर्ड, दूसरा है मॉरल हैजर्ड, तीसरा है मोरल हैजर्ड। ठीक है, तीनों पढ़ते हैं, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है। तो यानी पैरेल हमें किसकी नजर से देखना है? कस्टमर की नजर से। और हैजर्ड हमें किसकी नजर से देखना है? इंश्योरेंस कंपनी की नजर से। जब आप दोनों की नजरों से देखोगे ना, तो आपका आंसर हमेशा राइट होने वाला है, और जिंदगी भर ये दो चीजें आपको ऐसे याद हो जाएंगी, आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो सबसे पहला फिजिकल हैजर्ड। ठीक है, जैसे कि बात करें फिजिकल हैजर्ड, जो कि फिजिकल करेक्टर होता है ना उसका, करेक्ट, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक मकान है, ठीक है, आप वहां पर मुझसे आग का इंश्योरेंस कराना चाह रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो मैं आपके मकान में आया एज ए इंश्योरेंस कंपनी में, वहां पर देख रहा हूं, चलो मकान बहुत पुराने हालात में बना हुआ है, और वहां पर ना तारे निकली पड़ी हैं, समझ रहे हो, वहां पर तारे निकली पड़ी हैं, और आपका माल जो है वहीं आसपास पड़ा हुआ है। अब देखो, पैरल क्या है, आप चाहते हो आग से बचाव चाहते हो, लेकिन भाई जो मकान आपने बनाया हुआ है वहां पर देखो तारी सारी खुली पड़ी हैं। मैं कह रहा हूं आग मान लो कहीं और से लग गई, या इन तारों की वजह से आग लग सकती है, तो चांसेस ऑफ लॉस ज्यादा है। आपको बताया मकान, तो जो वायर है वो आपका क्या है? हैजर्ड है, खतरा है। और जो आप कवरा रहे हो कवर, वो क्या है? पैरेलल है, आपकी आग से कवर कर चाहते हो, तो ये फिजिकल हैजर्ड हो गए, जो कि आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक, जो मतलब आपका फिजिकली दिखता है ना, आंखों से देख सकते हो आप, उसको बोलते हैं फिजिकल हैजर्ड, जो आपकी आंखों से दिखता है आपको। अब दूसरा बात करते हैं मॉरल हैजर्ड। कोई भी इंसान मॉरल हैजर्ड को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये बेईमानी, मक्कारी, चोरी से मिलकर बनता है। एक इंसान जिसका माल मान लो पूरे 6 महीने नहीं बिका, ठीक है, एक तरह से तो वो लॉस में ही है, उसने इंश्योरेंस करा रखा है आग का। अब वो क्या करेगा? सारे मकान, सारे सामान को, माल को अपने एक साथ रख दिया, और रात को जाने से पहले आग लगा दी। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे एक गाड़ी का इंश्योरेंस आपने कराया एक्सीडेंट से, पूरे साल गाड़ी आपने चलाई, छोटे छोटे मोटे मोटे मान लो पहले से स्क्रैच लगे हुए हैं, आपने क्या करा? गाड़ी पूरी ठोक दी कि जाके नई गाड़ी करवा लेंगे। तो यहां पर क्या है ना, आपकी बेईमानी, मक्कारी, चोरी सामने आती है इंसान की, जो कि दूसरे लोगों को भी नुकसान देती है। जो लोग बेचारे क्लेम नहीं लेते हैं, उनका प्रीमियम भी इस कारण से बढ़ जाता है, क्योंकि इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भाई किसी के माइंड में क्या चल रहा है हम क्या बता सकते हैं? आज मैं अगर आपका इंश्योरेंस कर रहा हूं, क्या मैं बता सकता हूं कि आप कल अपना मकान माल जलाने वाले हो, या परसों आप अपनी गाड़ी ठोक के मेरे पास लेके आने वाले हो? तो भाई एक मॉरल हजार्ड ऐसा होता है जो छुपा हर किसी के इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो निकालेगा या नहीं निकालेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और यह बहुत बड़ा कारण होता है, इंश्योरेंस कंपनियां बेचारी अपना कैसे ऑपरेट करेंगी भाई, अगर सारा पैसा वो आपके काम में लगा देंगी ऐसे नुकसान को भरने में, जो कि नुकसान है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेंगे और चीजें भी सामने आएंगी, ठीक है ना। अब तीसरा है हमारा मॉरल हजार्ड। ये आपका मॉरल हजार्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। आज ऐसे समझाऊंगा भाई, आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले तीनों। फिजिकल हजार्ड समझ में आ गया, जो आंखों से दिखता है, जो आंखों से देख के आप बता सकते हो कि खतरा है भाई, है ना। मॉरल हजार्ड क्या है? जो आंखों से नहीं दिखता, बेईमानी, मक्कारी, चोरी में छुपा होता है। तीसरा है मॉरल हजार्ड, पैर पे पैर रख के बैठ जाना कि भाई मेरा तो इंश्योरेंस हो रखा है, लापरवाही। यानी मॉरल हजार्ड क्या है? लापरवाही है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है, इसलिए आप केयरलेस हो गए हो। जैसे मान लो गाड़ी है आपकी, रात को गाड़ी बंद करना भूल गए, गाड़ी की मतलब गेट ही खोल के आ गए, कोई गाड़ी लेके भाग जाए, और क्या बोलोगे? अरे इंश्योरेंस करा रखा है, कल जाके देखेंगे। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। तो यहां पर क्या होता है, इंसान ना थोड़ा केयरलेस हो जाता है, मतलब लापरवाह हो जाता है। तो मॉरल हजार्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। मॉरल हजार्ड में आपका बेईमानी, मक्कारी, चोरी छिपा हुआ है, और मॉरल हजार्ड में कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, मुझे किस बात का डर है, तो लापरवाही आ जाती है। अब इस लापरवाही से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां कई सारे कदम उठाती हैं, जैसे कि आपका कंपलसरी डिडक्टेबल लगा देती है, कंपलसरी एक्सेस लगा देती है। कंपलसरी एक्सेस कि भाई आप कोई भी क्लेम लेते हो उससे पहले आपको 2000 5000 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये मैंडेटरी हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, सामने वाले को अगर अपना क्लेम लेना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तो लेगा ही नहीं क्लेम, समझ रहे हो ना। इसके अलावा आपका एक्सेप्शंस लगा देती है कि मतलब इस कंडीशन में क्लेम मिलेगा, इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। कंपलसरी एक्सेस लगा दिया, एक्सेप्शन लगा दी, वेटिंग पीरियड लगा दिया कि मतलब भाई आज इंश्योरेंस कराया, इसके मतलब शुरू के 30 दिन आप क्लेम नहीं ले सकते। ऐसा होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, ऐसा होता है। आज हेल्थ इंश्योरेंस कराइए आप, बुखार से लेकर खांसी, जिसका भी इलाज कराना है 30 दिन के बाद कराओगे, वेटिंग पीरियड दे रखा है उन्होंने। एक्सक्लूजन हो गया, एक्सक्लूजन लगा दिया कि भाई ये चीजें हम कवर ही नहीं करेंगे, जाओ आप। तो भाई जो मॉरल हजार्ड है वो जन्म देता है इंश्योरेंस कंपनी को अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। तो भाई ये 3 हैजर्ड थे जो मेन हमने समझे इस समय।
तो पैरेलल का मतलब समझ आ गया, कस्टमर की नजर से समझना मेन किस चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो, यानी आग बाढ़ भूकंप सुनामी, ये क्या है सब एक्सीडेंट वगैरह सब क्या है पैरेलल है, जो कि विच में राइज है ना, विच में गिव राइज टू लॉस, मतलब जो जन्म देते हैं नुकसान को, है ना। और हैजर्ड क्या होता है, फैक्टर विच में इन्फ्लुएंस द आउटकम, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, है ना। तो फिजिकल हैजर्ड जो अपनी आंखों से दिखता है, जैसे तार निकली हुई थी, है ना, हमें दिख रहा है। मॉरल हैजर्ड क्या है, बेईमानी मक्कारी चोरी, यानी आप गलत तरीके से उसको क्लेम ले रहे हो एक तरह से इंश्योरेंस का। मॉरल हैजर्ड क्या है तीसरा वाला, वो भाई है आपका लापरवाही, कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, लो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, हमने इंश्योरेंस करा लिया, हमारा काम खत्म। तो भाई तीनों तरीके से निपटने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं। हैजर्ड एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी की नजर से देखा जाता है, और पैरेलल किसकी नजर से देखा जाता है, कस्टमर की नजर से। बात करते हैं अपन बेसिक कैटेगरी ऑफ रिस्क। तो भाई दो कैटेगरी की बेसिक कैटेगरीज होती हैं, पहला होता है स्पेक्युलेटिव एंड डायनेमिक, स्पेक्युलेटिव और डायनेमिक रिस्क बोल सकते हो, या प्योर एंड स्टैटिक रिस्क, हिंदी में काल्पनिक और गतिशील, और दूसरा है शुद्ध और स्थिर। अब देखो क्या है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्युलेटिव और डायनेमिक रिस्क की। देखो जो स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है या जो डायनेमिक रिस्क होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली, या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। स्पेक्युलेटिव और डायनेमिक रिस्क क्या कहते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। कैसे, बैटिंग कर रहा हूं मैं या फिर गैम्बलिंग कर रहा हूं मैं, बैटिंग ऑन हॉर्स रेस बोल सकते हो आप, गैम्बलिंग बोल सकते हो, या फिर जो अपना शेयर मार्केट है उसमें पैसा लगा रहा हूं मैं। तो भाई बैटिंग कर रहा हूं, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा। अब मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं, उसमें भी या तो मैं जीतूंगा या तो मैं हारूंगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, या तो मेरी मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बढ़ जाएगा, नीचे जाएगी तो गिर जाएगा। तो भाई यहां जो रिस्क है वो ऐसा रिस्क है जिसमें या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। ऐसे रिस्क को इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योर्ड नहीं करती हैं। तो स्पेक्युलेटिव और डायनेमिक्स ऐसे रिस्क होते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट या लॉस की संभावनाएं होती हैं, तो ऐसे रिस्क को इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योर्ड नहीं करती हैं। समझ में आ गया। तो ये एक तरह से अनइंश्योरेबल होते हैं, इनका इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता। जहां पर भी प्रॉफिट लॉस आएगा भाई कौन अपना इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी भाई, यानी प्रॉफिट आएगा तो तुम इंजॉय कर लोगे, लॉस आएगा तो हमसे पैसा ले लोगे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं प्योर और स्टैटिक रिस्क। देखो प्योर और स्टैटिक रिस्क का मतलब होता है, यानी अभी मैंने समझाया था ना, शुद्ध और स्थिर रिस्क। अब देखो शुद्ध और स्थिर, प्योर और स्टैटिक रिस्क क्या बोलता है, जहां पर पॉसिबिलिटीज होती है लॉस होने की या नॉन लॉस होने की। जो प्योर और स्टैटिक रिस्क को क्या कहता है, लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। सही है ना भाई। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आग का इंश्योरेंस कराया है ना, मकान में आग लग गई। अगर मकान में आग नहीं लगी तो मुझे कोई नुकसान है भाई, मैं तो अच्छा खासा चल रहा हूं। आग लग गई तो मेरे को नुकसान होगा। तो भाई ऐसी कंडीशन जहां पर मुझे या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, केवल उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे कि जो एग्जांपल अगर मैं प्योर इसके आपको बताऊं तो प्री मैच्योर डेथ, मैं तो भाई 70 साल तक या 100 साल तक जीने वाला था, पहले मर गया, कितनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है फैमिली को, तो इसका इंश्योरेंस कराना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी, मैं जॉब कर रहा हूं या मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, हो सकता है कि भाई मेरे नुकसान हो जाए या फिर मैं जॉब में कुछ खतरा हो जाए, मेरे को निकाल, तो उसको मैं कवर करा सकता हूं। ठीक है ना। मेडिकल एक्सपेंसेस आज की डेट में सबसे बड़ा ये खतरा है लाइफ में ना। मेरी तबियत खराब हो गई भाई, आजकल इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तबियत नहीं खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं, तबियत खराब हो गई तो खतरा है। ठीक है ना। तो ये जैसे ड्यू टू और प्रॉपर्टी में आग लग जाए तो नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लग गई तो खतरा है। फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, नहीं आई बाढ़ तो कोई खतरा नहीं, बाढ़ आ गई तो खतरा है। तो भाई ये सारे क्या है, जहां पर या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, तो इन्हीं को इंश्योर्ड किया जाता है। प्योर और स्टैटिक रिस्क, दो तरह के रिस्क होते हैं, पहले होता है स्पेक्युलेटिव और डायनेमिक रिस्क, काल्पनिक और गतिशील। दूसरा होता है प्योर स्टैटिक रिस्क, शुद्ध और स्थिर। समझ में आ गया। तो पहले वाले को हम जिंदगी में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर प्रॉफिट और लॉस की संभावनाएं आ रही हैं। दूसरे वाले को हम हमेशा कवर करेंगे क्योंकि यहां पर या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। चलो बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। भाई एक बात बताओ, क्या हम खतरे को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया है रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, पैरेलल क्या होता है, हैजर्ड क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं। तो हमें इतनी सारी चीजें पता चल गई। अब हमें पता चल गया कि इन तीन चीजों से हमें नुकसान हो सकता है और कैसे बचना है, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो भाई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको पहले से पता हो कि हमें किस चीज का नुकसान हो सकता है,
तो भाई या तो वो उससे बचने के लिए पूरा प्रयोग करेगी या फिर कितने लेवल तक वो अपने को बचा सकती है, तो ये सब आपका रिस्क मैनेजमेंट में आ सकता है, ठीक है ना। तो यानी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक जो बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने लॉस से बचने के लिए, अगर फ्यूचर में वो आता है तो उसे बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो भाई अगर मैं 3 क्वेश्चन के आंसर दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या नुकसान है। तो पहला क्वेश्चन हमेशा आता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, ठीक है। व्हाट विल वी डू, यानी अगर गलत हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, बोथ टू प्रिवेंट द हार्म, नुकसान को बचाने के लिए, फ्रॉम अकरिंग, एंड रिस्पॉन्स टू द हार्म और लॉस। मान लो वो जो नुकसान होने वाला है उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर नुकसान हो गया तो क्या करना चाहिए, इफ समथिंग हैपन हाउ विल वी पे फॉर इट, अगर कुछ हो गया, ये जो नुकसान हम सोच रहे हैं तो उसको हम पे कैसे करेंगे। तो ये क्या है सर, आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट कराता हूं तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, जाहिर सी बात है मेरा रिसोर्स बचेगा, यानी टाइम बचेगी, एसेट बचेगी, इनकम बचेगी, प्रॉपर्टी बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी। प्रोटेक्टिंग द रेपुटेशन, मतलब गुडविल, हमारी मार्केट में गुडविल बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हमारे आग लग गई, दूसरे हमारी आग से दूसरे का आग लग गई, भाई लीगल लाइबिलिटी आ सकती है। मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भाई लीगल लाइबिलिटी आ सकती है, तो प्रिवेंट करती है और रिड्यूस करती है लीगल लाइबिलिटी को। प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम हार्म, मतलब जो नुकसान होने वाला है उससे लोगों को बचाती है। और प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सबसे बड़ी बात क्या बात है कि एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं, खतरा नहीं होता है इससे, अगर हम मैनेज करेंगे रिस्क को। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्क मैनेजमेंट, वाह क्या बात है, ये ताला चाबी की तरह जुड़े हुए हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि भाई हमारे माल को आग से खतरा है ना, तो भाई इंश्योरेंस ही सारा रोल प्ले करने वाला है वहां पर। इंश्योरेंस इज अ वैल्यूएबल रिस्क फाइनेंसिंग टूल, मतलब खतरे को एक तरह से फाइनेंस करता है, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत पैसा है, धीरू भाई अंबानी भाई, माल ही माल है, लग गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ती है भाई। आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बचाकर चलती है और बचाने का नाम है इंश्योरेंस। ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन जहां पर आप जिस सिचुएशन में थे आपको उसी सिचुएशन में लाने का वादा करती है। अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आप दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाओगे जिस सिचुएशन में आप थे। प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जहां पर आप थे वहां पर तो आपको लेकर आएगी। तो इंश्योरेंस एक तरह से ताला चाबी का काम करता है। जितना इंश्योरेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होगा उतने ही इंश्योरेंस की आपको जरूरत होगी। तो जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले हम रिस्क को एनालाइज करेंगे, फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको असेस करेंगे, फिर उसको प्लान करेंगे, रिस्क को प्लान करेंगे और फिर इसको कंट्रोल करेंगे, राइट। तो रिस्क एनालिसिस है वो कैसे काम करता है, रिस्क असेसमेंट करा, रिस्क मैनेजमेंट करा, रिस्क कम्युनिकेशन करा। तो रिस्क एनालिसिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द मेजर रिस्क, ठीक है, रिस्क एनालिसिस हो गया। अब रिस्क प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिस्क प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या क्या आएगा, रिस्क अवॉइडेंस आएगा, रिस्क रिटेंशन आएगा, रिस्क ट्रांसफर आएगा, लॉस कंट्रोल आएगा और इंश्योरेंस आएगा। तो हम सब रिस्क प्लानिंग एंड कंट्रोल पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रिस्क अवॉइडेंस। भाई देखो ये जो टेक्निक है ना, ये कैसी टेक्निक है कि भाई खतरा हो ही नहीं सकता। कैसे, अब आपको पता है मेरा तलाक हो सकता है तो शादी मत करो, है ना। एक जो कंपनी है उसको लगता है कि भाई अगर मैंने माल खराब बना दिया तो मेरे ऊपर कोई क्लेम डाल सकता है, तो माल ही मत बनाओ, है ना। भाई मैं प्लेन में जा रहा हूं, क्रैश हो सकता है, डेथ हो सकती है, प्लेन में जाना ही नहीं है। क्या ये लॉजिकल है, सोचने वाली बात है। अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो प्लेन में जाना ही पड़ेगा ना भाई, तो खतरा तो बना हुआ है लेकिन जाना भी पड़ता है। तो रिस्क अवॉइडेंस एक तरह से ऐसा है कि जिसको आप बिल्कुल नकार रहे हो कि आपको पता है ये चीज हो सकती है, उसको हटा ही दो बिल्कुल। मतलब तलाक होने वाला है, शादी नहीं करेंगे, तलाक कहां से होगा, हो ही नहीं सकता ना। तो यह है रिस्क अवॉइडेंस। अब है दूसरा रिस्क रिटेंशन। अब इसमें 2 तरीके का आता है, एक होता है एक्टिव रिस्क रिटेंशन, एक होता है पैसिव रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन मतलब रिस्क को रखना, ठीक है। तो रिस्क रिटेंशन 2 तरीके से काम करता है, एक्टिव रिस्क रिटेंशन और पैसिव रिस्क रिटेंशन। अब एक्टिव रिस्क रिटेंशन का मतलब है कि भाई मुझे पता है कि क्या नुकसान होने वाला है, या तो मैं उसका पूरा पार्ट रख लूंगा या उसका कुछ पार्ट रख लूंगा। जैसे एक मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, मुझे पता है मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं, एक्सीडेंट का मतलब ही नहीं बनता, मैं अपने घर से ऑफिस से घर ही आता हूं, तो रास्ता मुझे पता है यहां पर नुकसान होने के चांसेस कम है। तो मैं क्या करूंगा, वॉलंटरी एक्सेस लगवा लूंगा 2000 रुपए का, कि मतलब अगर कोई क्लेम आएगा तो 2000 रुपए मैं दूंगा। इससे क्या होगा, आपका इंश्योरेंस थोड़ा सस्ता हो जाएगा, राइट।
इसके अलावा अब जैसे मैंने घर का अपना इंश्योरेंस कराना है, ठीक है ना, तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, वॉलंटरी एक्सेस ले लूंगा कि भाई ऐसा है कि अगर घर में आग लगी तो 5,000 रुपये या 10,000 तक का खर्चा मत देना, वो खर्चा मेरा रहेगा। तो इससे भी इंश्योरेंस सस्ता हो जाता है। तो मतलब एक्टिव रिस्क रिटेंशन में या तो पूरा इंश्योरेंस करा लिया है ना, या फिर क्या करा, विद वॉलंटरी एक्सेस करा लिया कि चलो भाई थोड़ा नुकसान मैं भर लूंगा, थोड़ा नुकसान आप कर लेना। तो एक्टिव रिस्क रिटेंशन इस तरीके से काम कर। देखो अब अभी हमने पढ़ा एक्टिवली, जहां पर हमें पता है ना, कि भाई क्या होने वाला है, या तो मैं पूरा पार्ट रख लूंगा या थोड़ा पार्ट रख लूंगा। अब है पैसिवली, जी हाँ, रिस्क कैन बी रिटेन पैसिवली, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशन जहां पर हमें पता ही नहीं है लेकिन हम उस रिस्क को रख रहे हैं, कैसे, या तो इग्नोर कर रहे हैं, है ना, इंडिफरेंस कर रहे हैं, या लेजीनेस, हमारे आलस के कारण। फॉर एग्जाम्पल, और ये भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब करता हूं तो डिसेबिलिटी का, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, कि मुझे अगर कुछ हो गया, मेरे 2 हाथ 2 पैर, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो भाई डेथ से भी खतरनाक होता है। इंसान कुछ नहीं कर पाता, लाचार हो जाता है। उसका वो इंश्योरेंस ही नहीं करा रहा है, वो छोड़ रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता मुझे, लेकिन भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या, आगे एक तरह से आप टेक्निक यूज कर रहे हो पैसिव रिस्क रिटेंशन की। या तो भाई पूरा का पूरा खतरा ले रहे हो, तो या तो भाई इसको कराना चाहिए। तो ये पैसिवली रिस्क रिटेंशन है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं रिस्क ट्रांसफर की, ठीक है। रिस्क ट्रांसफर इज अनदर टेक्निक ऑफ हैंडलिंग रिस्क। और रिस्क कैसे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, पहले हमारा ट्रांसफर ऑफ रिस्क बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली जैसे आपने मान लो टीवी लिया, फ्रिज लिया, एसी लिया, कुछ भी लिया, तो भाई हमें पता है कि हम जहां रहते हैं वहां पर मतलब खराब हो सकता है, एसी फ्रिज खराब हो सकता है, टीवी खराब हो सकता है। तो आप क्या करोगे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करा लोगे एक्स्ट्रा। 1 साल की वारंटी आई है, 1 साल की एक्स्ट्रा करा ली, तो आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ले ली कि अगर मेरे टीवी को कुछ हो जाए तो आप संभाल लेना। तो ये क्या हुआ, रिस्क ट्रांसफर कर दिया आपने। नुकसान तो था लेकिन थोड़े पैसे देकर आपने उसके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब दूसरा हेजिंग प्राइस रिस्क। हेजिंग प्राइस रिस्क इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिस्क ट्रांसफर। हेजिंग इज अ टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ unfavorable price inflation to a speculator by purchasing and selling future contract on an organized exchange which is called as NSE BSE यहां पर, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्राइस पे ट्रेड करके आप मतलब उसको रिस्क को हटा सकते हो, हेजिंग प्राइस रिस्क बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कन्वर्जन टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आपको पता है कि अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, अगर कल की डेट में कुछ नुकसान हो जाता है, ऐसी नौबत आती है कि मुझे कंपनी अपनी बंद करनी पड़ गई, उस केस में क्या होगा, मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर सकते हैं कोर्ट, कर सकता है ना। पार्टनरशिप में क्या होता है, यही तो होता है। तो आप क्या करोगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर लोगे। उससे क्या होगा कि भाई आपको जो लाइबिलिटी है वो एक सीमित तौर पे आ जाएगी, केवल एक लिमिट तक आपकी लाइबिलिटी रहेगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। तो ये सारे आपके रिस्क ट्रांसफर की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। हम बात करें लॉस कंट्रोल की, तो लॉस कंट्रोल एक अनदर मेथड है ऑफ हैंडलिंग रिस्क। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, लॉस प्रिवेंशन, लॉस रिडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं लॉस प्रिवेंशन। देखो भाई, ये जो लॉस प्रिवेंशन है ना, ये क्या करता है, ये आपका ना प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को रिड्यूस करता है। बहुत बड़े बड़े कदम उठाने के लिए बोलता है, दूर की नजर सोचता है, लंबा सोचता है, मतलब दूर का सोचता है, जिससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल नुकसान कम होने लग जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे कि जो एक्सीडेंट होते हैं ज्यादा, है ना, तो उन एक्सीडेंटों को कम करने के लिए क्या करेंगे कि आपका ट्रेनिंग करवा देंगे। जी आप अगर ड्राइविंग करना चाहते हो तो आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, होता है ना ऐसे। इसके अलावा अगर आप कॉलेज से निकाले जा सकते हो तो इसके लिए क्या करो, ज्यादा पढ़ाई करो, समझ रहे हो। अब हार्ट अटैक आ सकता है तो भाई क्या करो, स्मोकिंग छोड़ दो, अच्छी हेल्थ पे ध्यान दो, तो इससे आपका हार्ट अटैक नहीं होगा। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अनसेफ वर्किंग कंडीशन को खत्म कर सकते हैं। तो भाई ये सारा कुछ आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ लॉस के अंदर, ठीक है। लॉस प्रिवेंशन जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी को कम करता है नुकसान की, दूर का सोचता है भाई, ठीक है ना। मतलब जो बेसिक जो जड़ है ना उसकी, उसी पे काम करना शुरू कर दो तो ये लॉस प्रिवेंशन का पार्ट हो जाता है। यानी जिसके कारण नुकसान हो सकता है, अगर उसी को हम सुधार दें। में हमने समझा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को कम करता है, यानी आपके जड़ पर काम करवाता है कि ऐसे काम करो तो आपका ये नुकसान होगा ही नहीं। लेकिन मान लो अगर नुकसान हो गया तो अब आपका लॉस रिडक्शन यहां पर काम करेगा। लॉस रिडक्शन कैसे काम करता है, मान लो गोदाम में आग लग गई, तो मैंने अगर स्प्रिंकलर
आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो क्या होगा, जैसी आग ऊपर जाएगी, धुआं जाएगा, तो वो पूरे में पानी फैला देगा, तो मेरा उससे नुकसान हो सकना बच सकता है। इसके अलावा जो मेरे आग लगने वाला सामान है उसको मैं अलग स्टोर कर दूं, तो यानी अगर आग लगेगी तो वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो नुकसान ज्यादा होगा ही नहीं, है ना। इसके अलावा और भी है, जैसे कि मैं फायर डोर्स लगवा दूं, फायर वॉल्स लगवा दूं, तो इससे भी क्या होगा, आग से बचा जा सकता है। तो ये आपका लॉस रिडक्शन की टेक्निक हो गई, यानी जहां पर लॉस होने के बाद कैसे बचा सकता है उसको बोलते हैं लॉस रिडक्शन। और लॉस प्रिवेंशन किसको बोलते हैं, हम उसकी जड़ पे काम करके उसको होने ही नहीं देंगे, तो वो लॉस प्रिवेंशन हो गया। तो लॉस कंट्रोल एक आइडियल मेथड है, बिल्कुल है भाई। अगर मैं जड़ पे ही काम करूंगा तो नुकसान होगा ही नहीं, तो सभी को उस पर काम करना चाहिए। और लॉस अगर मान लो हो भी गया तो उसको कैसे बचाव करना चाहिए, तो ये तो मैं कह रहा हूं शानदार कारण है कि हमें ये लॉस जो कंट्रोल की जो मतलब टेक्निक है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि लॉस कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जो बेसिक्स पे काम कर रही है भाई, कि मुझे बता रही है कि ये नुकसान हो रहा है तो कैसे उसकी जड़ पे काम करके उसको दोबारा ना होने दिया जाए, और अगर मान लो नुकसान हो भी गया तो कैसे उसे बचा जा सकता है। तो ये अपने लेवल पर, मतलब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपने लेवल पर कैसे उस नुकसान को कम कर सकते हैं, ये सब आपका लॉस कंट्रोल के अंतर आता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आइडियल मेथड है ऑफ हैंडलिंग रिस्क। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो इस टॉपिक का एक समरी एक तरह से आप बोल सकते हो। सारा हमने समझ लिया है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस एज अ रिस्क ट्रांसफर टेक्निक। बिल्कुल है भाई, इंश्योरेंस री इंश्योरेंस में क्या होता है, आपसे कुछ पैसा लेके इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क लेने के लिए खड़ी हो जाती है कि हम भाई कल की डेट में कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं। यानी आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में आपको लाने का वादा करते हैं, आपके साथ खड़े इतना, लेकिन पैसा लगेगा। तो ये एक तरह से रिस्क ट्रांसफर टेक्निक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो देखो, इंश्योरेंस में दो तरह की पार्टीज होती है, एक होता है आपका इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर, ठीक है। इंश्योर्ड मींस अ पर्सन जो अपने आप को बचाना चाहता है, किन चीजों से, आग से, भूकंप से, सुनामी से, एक्सीडेंट से, यानी एक कस्टमर बोल सकते हो आप। और इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो कि आपसे कुछ पैसा लेके आपको बचाएगी। तो जैसे इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आपका मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो जैसे इंश्योरेंस से आप बचने के लिए बहुत इजी तरीका, आप इंश्योरेंस ले लो कि मुझे इन इन चीजों का इंश्योरेंस चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि कितना खतरा है वो देखकर उसका प्रीमियम डिसाइड करती है। तो इंश्योरेंस ऐसे काम करता है। अब हम बात करते हैं री इंश्योरेंस की। पहली बात तो देखो, री इंश्योरेंस में भी दो पार्टीज हैं, इंश्योर्ड और इंश्योरर। यहां पर इंश्योर्ड कौन बन जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर कोई कस्टमर इंडिविजुअल नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनियां खुद अपना इंश्योरेंस कराती हैं, तो उनको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वरना वो बैंकरप्ट हो सकती है। थ्रू अ री इंश्योरेंस स्कीम, अ इंश्योरेंस कंपनी इज एबल टू ब्रिंग टुगेदर और पूल its insurance policies and then divide up the risk among the number of insurance providers, so that in the event that a large loss occurs, मतलब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, this will be divide up throughout a number of firms। तो मतलब अगर मान लो कोई बड़ा नुकसान आया, अगर आपने री इंश्योरेंस करा रखा है, तो सभी इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर या जो हमने पूल बनाया है वहां से उसकी पेमेंट की जा सके, जिससे क्या होगा, एक इंश्योरेंस कंपनियों को बचाया जा सकता है बड़े लॉस से, बड़े नुकसान से। इंश्योरेंस वर्सेस री इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस दोनों सिमिलर कंसेप्ट हैं, जो कि दोनों को बचाते हैं ज्यादा नुकसान होने से। जो इंश्योरेंस है वो किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, जैसे मैंने बताया, कस्टमर के लिए। री इंश्योरेंस किसके लिए, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। तो यहां पर जो प्रीमियम पे किया जाएगा इंश्योरेंस में, वो कौन रखेगा, इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। लेकिन जो री इंश्योरेंस में प्रीमियम पे किया जाता है वो कंपनियां रखती हैं जो मिलकर कल की डेट में नुकसान होगा तो वो भरेंगी, तो वो जो जितनी कंपनी है उनमें डिवाइड हो जाता है यहां पर इंश्योरेंस का प्रीमियम।